अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स नावल इबादत के एपिसोड नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम हयाम और वजीहा को अस्पताल पहुंचाना था। वो अभी हयाम को वजीहा की लाई हुई गाड़ी में डाल के पीछे ही मुड़ा था कि उसके पीछे आता हुआ एक साथी वजीहा को गोद में लाए उसकी जानिब आया था। वो शायद वजीहा को गोली लगता देख चुका था, वरना बाकी तो बंगले की अंदरूनी जानिब जा चुके थे। उसकी मदद से जामिन इन दोनों को अस्पताल लाया था। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना तक ज़रूरी ना समझा। जामिन, अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तानिया बेगम जैसे ही अस्पताल पहुंची और सारे मामले को जांच पड़ताल करने के बाद वो दम साधे रह गई थी। अस्पताल पहुंचते ही उन दोनों को इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था। इतनी देर से वो अकेले हिम्मत के साथ खड़ा था, लेकिन अब माँ को देखकर वो 2 कदम पीछे हो गया था। वो दोनों ठीक हो जाएंगी, आप उम्मीद तो अच्छी रखें मॉम। व्हाट, क्या उम्मीद रखूं, कितने लापरवाह हो तुम, तानिया बेगम एक बार फिर बोली थी। मॉम, कसम से मैं सब कुछ ठीक कर चुका था, मुझे बाकायदा तौर पर ऐसा कुछ नहीं पता था। लेकिन बहरहाल आपको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है, आप बैठ जाएं बस। वो उनको इस माहौल में किसी तरह खामोश करवाना चाहता था, लेकिन वो बरस रहे थे। तुम मान लो कि तुम लापरवाह हो, फिर तुम्हारी माँ चुप भी हो जाएंगी और बैठ भी जाएंगी। अदील हमदानी बेटी की संजीदा शक्ल देखते हुए मुस्कुरा के बोले थे। वो बस ज़रा सा माहौल ठंडा करना चाहते थे। हाँ डैड, मैं लापरवाह हूँ, अब आप दोनों मुझे थोड़ी देर छोड़ दें प्लीज़। वो मोबाइल पे आती कॉल नज़रअंदाज करता जब्त के साथ बोला था और कॉल सुनने के लिए साइड पे चला गया था। हयाम ठीक है, बट मेरी दोस्त सही नहीं है बुरहान, वो बहुत ज़्यादा इंश्योर्ड है। वो कॉरिडोर के आखिर में खड़ा इमरजेंसी से काफ़ी दूर था, जहाँ लोग कम ही थे। और ठीक हो जाएगा सब कुछ ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और नॉर्मल अंदाज में बोला था। नहीं यार, तुम्हारा पहले ही शुक्रिया अदा करना है, मज़ीद अब तारम भी आने वाला होगा शाम तक। वो देख लो सब, तुम टेंशन ना लो। कहीं ना कहीं वो बुरहान का मुझको ज़रूर था, इसलिए नरम लहजे में बोला था। तुम मेरा शुक्रिया अदा मत करना, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे ज़ामिन? बुरहान कहने से बिल्कुल नहीं डरा था, ऐसे मालूम था कि वह भी सब कुछ मान लेगा, जबकि बात का कोई भरोसा नहीं था। जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो तुम अब किस चीज़ की इजाज़त लेना चाहते हो, बोलो आराम से। ज़ामिन, उसने गहरा सांस लिया था। हाँ जल्दी कहो यार, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। मैं हयाम से एक बार सिर्फ मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मिलने दोगे मुझे? इससे मिलने के लिए तुम्हारी इजाज़त। तुम मिल सकते हो, वो तुम्हारी कज़न भी है। बुरहान की बात मुकम्मल होने से पहले ही ज़ामिन बोल पड़ा था। शुक्रिया ज़ामिन, वो ज़रूरत से ज़्यादा इसका मशगूल हुआ था। फिर कल तुम्हारा इंतज़ार करूँ मैं। आखिरी बात ज़ामिन ने की थी। सेट है, बुरहान ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मिसेस ज़ामिन इज़ फाइन, आप इनसे मिल सकते हैं। नर्स और डॉक्टर आगे पीछे बाहर आई थी। डॉक्टर तानिया बेगम से कहकर आगे बढ़ गई थी। शुक्र। तानिया बेगम ज़ामिन को घूरती दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई थी, जबकि दिल हमदानी ज़ामिन के कंधे पे हाथ रख उसे तसल्ली देने के अंदाज में खुद भी आगे बढ़ गए थे। बेकाम नाव ज़ामिन, अब शायद खुद को वो ठंडा कर रहा था। वो पहले भी था, क्योंकि हयाम सिर्फ बेहोश हुई थी। डॉक्टर्स के क्लियरिफाई करने के बाद वो मज़ीद पुरसुकून हो गया था, लेकिन उसे वजीहा की फिक्र थी। उसके ऑपरेशन के लिए वो दिल से दुआ हुआ था। अब भी वो हयाम को छोड़कर वजीहा को ही सोच रहा था। हयाम को मना लूँगा, उसके लिए तो यहाँ आया हुआ था। दीवार से लगा वो सोचों में गुम था। कुछ देर तक खुद को कंपोज करने के बाद वो भी अंदर गया था। हयाम तुम ठीक हो? वो बेड तक आते हुए आराम से बोला था। ज़ामिन के सवाल के जवाब में हयाम ने जिन निगाहों से ज़ामिन को देखा था, वह निगाहें ज़ामिन को अंदर तक काट कर रख गई थी। क्या कुछ नहीं था इन निगाहों में? गुस्सा, बेएतबारी, तकलीफ, दर्द, नाराज़गी, बेबसी, आंसू को उसने हलक में उतारा था। तुमने ठीक छोड़ा है इसे क्या? वो अभी उसकी नज़रों के मफ़हूम को समझ ही रहा था कि तानिया बेगम बोल पड़ी थी। डैड, मम को ज़ामिन ने रुख मोड़े सोफे पे बैठे अदील हमदानी को इशारतन कहा था। क्या डैड? अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम ही रोते फिर। वैसे ही हयाम बहुत लापरवाह है और तुम इससे भी ज़्यादा लापरवाह हो। तुम लोग पास जैसे हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत हूँ। जो उसका गिलास साइड टेबल पर रखते हयाम के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तौबा डैड, वो हयाम के पास से हटकर अदील हमदानी के पास बैठ गया था, क्योंकि तानिया बेगम उसे सुनाने के अलावा कुछ ना करने देती। बेटा ये पियो, अब कैसा फील कर रही हो? रंग कितना जल्द बढ़ गया है। मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो।
उसके बाल सवार थी, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी। वो वाकई में डर गई थी। वजिया कहाँ है, वो कैसी है? हयाम ने धीरे से जूस का गिलास साइड पे रखते हुए तानी बेगम से ही पूछा था। वो जामिन को देखने से परहेज कर रही थी। वो भी खतरे से बाहर है, ऑपरेशन हुआ है, कुछ देर में होश आ जाएगा। जामिन, तुमने डॉक्टर से पूछा कि होश कब तक आएगा? तानी बेगम पहले हयाम को बताकर फिर जामिन से पूछने लगी थी। जी मैम, अगले 2.5-3 घंटे लगेंगे, वो जल्दी से बोला था। डैड, आप ऑफिस वापस चले जाएं और मॉम को घर ड्रॉप कर दें ताकि वो भी रेस्ट कर लें। फिर रात में एक चक्कर लगा लेना आप दोनों, मैं हूँ यहाँ आपके पास। वो किसी तरह मौका चाह रहा था और मौका इसे इन दोनों को यहाँ से भेजने के बाद ही मिलना था। फिर रात तक दारम और सामी ने भी आ जाना था। तुम पे तो कोई भरोसा नहीं रहा सामिन, तानी बेगम इसे आंखें दिखाते बोली थी। बेगम, आप चल लें क्योंकि घर पे कोई नहीं है। जब सामी आ जाएगी तो आप वापस अपनी बहू के पास आ जाइएगा। अदिल हमदानी सामी से मुत्तफिक थे। शुक्र है डैड, आपने तो साथ दिया मेरा, वो आहिस्ते से इनके कान में बोला था। कैसा महसूस कर रही हो आप? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? उधर डोर लॉक करके उसके पास एक बार फिर आया था और बेड पे उसके सामने बैठ गया था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के सामने बैठे थे। वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा सलमान के सामने हो रहा था। वो लफ्ज़ चबा चबा के उसकी आंखों में देखते गुस्से से बोली थी। व्हाट? यार, तुम इसका नाम मेरे सामने मत लो, मैं सीरियस हूँ हयाम। वो सलमान का नाम सुनकर ही भड़क उठा था। और तो मैं भी यहाँ कोई जोक नहीं सुना रही, सीरियस हूँ मैं भी। उसका सब रब टूट पड़ा था। तो तुम जोक या सीरियस क्या अच्छा जिक्र भी तो नहीं कर रही है ना हो ना हयाम? वो वापस नरम लहजे में बोलता। उसकी गोद में रखा दायां हाथ थाम चुका था। मैं आपसे किसी किस्म का जिक्र नहीं करना चाहती जामिन, जाएं आप यहाँ से। वो गुस्से से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए तेज लहजे में बोली थी। क्या हो गया हयाम? कितनी मोहब्बत से मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रही हो। मत करें बात आप मोहब्बत से, लेकर खुदा के लिए यहाँ से जाएं और आराम करने दें मुझे। मुझे हर जगह पेन हो रहा है, जहाँ जहाँ मुझे इस इंसान ने अपने नापाक हाथों से आपकी वजह से छुआ था। मुझे वहाँ वहाँ शदीद दर्द हो रहा है और वो दर्द आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जाएं आप बस। वो उसको कंधों से थामती अपने सामने से उठाती हुई तड़क कर बोली थी। यहाँ वो उसका आंसुओं में भीगा हुआ चेहरा थामता हुआ आस्ते से बोला था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं ही गलत हूँ कि तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अगर तुम्हें उसके छूने का दर्द है तो ये दर्द तुमसे कहीं ज़्यादा मुझे भी है, क्योंकि उसने मेरी नज़रों के सामने तुम्हें छूने की महसूस करने की कोशिश की थी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका चेहरा थामते एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए समझाने के अंदाज में बोला था। और इस सब में मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचता तो, कुछ हो जाता इसे तो क्या जवाब होता आपके पास? कितने मीन शख्स हैं आप। नहीं कर सके ना आप मेरी हिफाजत? कोई बात नहीं, नाउ यू कैन गो। अब उसके सामने हाथ जोड़ती रोते हुए बोली थी। उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। आज वो दूसरी दफ़ा ज़मीन से लड़ रही थी। मेरा भी तो बेबी है ना ये शाम, वो छोटे दिल के साथ बोला था। उसका इतना भड़कता हुआ गुस्सा देख कर लजाए हुए अंदाज से गोया हुआ था। नहीं है आपका, आप यहाँ से जा रहे हैं या नहीं? वो इसे बहस किसी भी तरह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पल पल का हिसाब ज़रूर लेना चाहती थी। जा रहा हूँ, कूल कूल डाउन। बेड से उठता वो पीछे हुआ था और सोफे पे बैठने लगा था कि जाम की आवाज़ ने इसे बैठने से रोका था। इस रूम से जाए आप जामिन। तो मैं अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? वो उलझी नजरों से उसे देखने लगा था। कराची भी तो गए थे ना मुझे अकेला छोड़ के, यहाँ तो फिर बहुत कुछ है। शुक्रिया। वो तंज की तीर अच्छे से चला रही थी। ओके। वो चुप करके रूम से बाहर निकल गया था, जबकि अंजाम बंद दरवाजे को घूरने लगी थी। इस रात बहुत अरसा बाद वो तीनों एक साथ बैठे थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि वो वजिया को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मिस कर रहे थे। बेड पर लेटी वजिया को देखकर वो दोनों इसे हंसाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी ना पा रही थी। वजिया, तुम्हें याद है कि हम क्रिकेट जब खेलते थे तो तुम किस कदर छक्के लगाती थी? धर्म उसके एक साइड में बैठा इसे याद कर रहा था। धर्म अभी घंटे पहले ही सामी के साथ यहाँ आया था। जामिन के फ़ोन कॉल पर फ़ौरन ही यहाँ आने का प्लान बना चुका था। सामी इस वक्त अयाम के साथ अयाम के रूम में थी। लेकिन अब तो मैं चल भी नहीं सकती दारम, वो दारम को देखते हुए बोली थी। ओ ब्रेव लड़की, तुम भाग भी सकती हो प्यारी। सामी उसके सामने ही बैठा था। वो दोनों दाएं बाएं इसके साथ बैठे थे, जबकि वो इन दोनों के बीच बैठने के अंदाज में लेटी थी। बिल्कुल सही, तुम क्यों इतना सहमती हो रही हो? हम दोनों की अतवा तुम टेंशन न लिया करो। वो सेब का पीस ऐसे फोक की मदद से खिलाता हुआ बोला था। जब से वो होश में आई थी तब से वो दोनों इसकी दिलजोई कर रहे थे। डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो दोनों पैरों पे नहीं चल सकती थी। उसके याद पाँव का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन उसे मुकम्मल व्हील चेयर का यूज़ बताया था।
مہینوں میں تم سیٹ ہو جاؤ اور یہ چند مہینے یوں ہی گزر جائیں گے۔ ضامن نے اسے تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ ایام ٹھیک ہے، اسے بھی تو لگی تھی۔ وجیہہ نے ٹاپک بدلا تھا۔ ٹھیک تو ہے لیکن ناراض بہت ہے اور مان بھی نہیں رہی۔ اوور کانفیڈنٹ بھی تو بہت ہے، سزا تو ملنی چاہیے تمہیں۔ تعلیم نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ یار میں ٹینشن میں ہوں اور تم اوقات سے باہر نہ آیا کرو ہر باری۔ ضامن کو طارم کا ہنسنا زہر لگا تھا۔ اب تم دونوں لڑنا مت شروع کر دینا، وجیہہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے ڈپٹ کے کہا تھا۔ میں لڑ نہیں رہا وجیہہ، یہ ہمیشہ کتا پن کرتا ہے، وہ طارم کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ یار اب کیوں رو رہی ہو تم؟ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، برا وقت جا چکا ہے۔ سامیہ جب سے آئی تھی ایام کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو اس کے کندھے سے لگے مستقل آنسو بہا رہی تھی، ساتھ میں اپنے پر گزری داستان وقفے وقفے سے سنا رہی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم آج کتنا سفر کیا ہے میں نے سامیہ۔ میں مر جاتی تو یہ ضامن کو کچھ ہو جاتا تو کیا کرتی میں؟ پھر اکیلے سب کچھ؟ وہ اپنا سر اس کے کندھے پہ چڑھاتی بے دردی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے درد سے بولی تھی۔ تمہیں اپنے مرنے کا دکھ ہوتا یا ضامن بھائی کے؟ سامیہ کو بلا وجہ کا اب رونا برا لگ رہا تھا۔ ہاں وہ اپنی فرسٹریشن کم کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے ناراض ہونا یا رونے کی ضرورت کیا تھی؟ دونوں کا اب وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ کیا مصیبت ہے ایام؟ اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں رو رو کے اپنے اور میرے سر میں درد کر رہی ہو؟ سامیہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے لڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی رو رہی ہوتی۔ ایام نے نظر اٹھا کر بیزار سے کھڑی سامیہ کو دیکھا تھا۔ اف یار، جب ضامن بھائی تمہارے پاس آ گئے تھے تو پھر تمہیں کسی بھی سلمان فرمان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی پاگل؟ وہ پھر اس کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامتی تامل پر انداز میں بولی تھی۔ تمہارے ضامن بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا، آ کر بھی چپ کر کے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس منحوس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، مجھے یہاں چھوا، یہاں بھی چھوا، میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرے اوپر جھکا، یہ سب ضامن نے چپ کر کے دیکھا۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تو دارم چپ کر کے دیکھ لیتے کیا؟ ہم ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ what the hell حجام، تم کیوں نہیں سمجھتی کہ تم ضامن بھائی کی ویکنس ہو، اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہو، کہ تم کسی کے پاس ہو، کسی کے قبضے میں ہو اور وہ اپنی ہیرو گری شو کریں، اور اگر وہ کر بھی لیتے تو خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے، تو یاد رکھو تم ابھی اس طرح ٹھیک نہ بیٹھی ہوتی۔ ہر مرد کی کمزوری اس کی عورت ہوتی ہے، اور جب یہی عورت کسی اور کے ہاتھوں میں ہو تو ہر مرد ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے۔ میرا دارم بھی زیرو ہی بن جاتا، کیونکہ اس وقت ہارڈ ورک کرنے کی بجائے اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، نہیں سمجھو گی کچھ، پریکٹیکل لائف جی کر بھی تم بڑی نہیں ہوئی ہو، افسوس۔ سامیہ کو دکھ سا ہوا تھا۔ وہ اب تک ویسے ہی معصوم بچے جیسی حرکتیں کرتی تھی، جبکہ اب وہ خود ایک بچے کے، ایک ماں کے رتبے پہ فائز ہونے والی تھی۔ اتنے بڑے لیکچر نہیں دیا کرو مجھے تم، سر دباؤ میرا، میرے سر میں درد ہو گیا تمہاری باتوں سے۔ ایام اس کے دیے ہوئے اتنے لمبے لیکچر کو سن کر سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ ضامن بھائی پلیز اپنی بیگم کا سر دبا دیں، کیونکہ مجھ سے اس کی مزید خدمتیں نہیں ہوں گی، نہ ہی اس کے رونے مجھ سے سنے جائیں گے، پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں آپ ان کو۔ ضامن کو دیکھ کر سامنے ساری تمیز حدود بلائے ایام کو گھورتی ہوئی اس انداز میں بولی تھی کہ ایام شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چپ رہو سامیہ، فضول باتیں نہ کیا کرو۔ ضامن نے بدلے میں سامیہ کو گھورا تھا اور ایک پیار بھری نظر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھے ایام پہ ڈالی تھی، جو بیبی پنک کلر کے نائٹ سوٹ پہنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا چپ رہوں؟ مجھے تو ٹینشن ہے آپ کے آنے والے بچے کی۔ اس معصوم بچے کو ماما ہی اتنی معصوم اور چھوٹی سی ملے گی تو اسے سنبھالے گا کون؟ یہ تو خود کو نہیں سنبھال پاتی۔ آپ لوگوں نے جلدی نہیں کر دی ضامن بھائی ویسے؟ سامیہ ضامن کی جگہ بنانے کے لیے بیڈ سے تو اٹھ گئی تھی، لیکن اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہ رکی۔ سامیہ کی بات پہ ایام کو چہرہ سرخ تو ہوا تھا لیکن مزید جھک گیا تھا۔ دل میں دی گئی گالیوں سے اس نے خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ضامن اس کے بات پہ ضبط کرنے کے باوجود بھی ہنس پڑا تھا۔ اس کے ہنسنے پہ ایام نے سر اٹھایا تھا اور نظر پہلے سامیہ پہ ڈالی تھی جو اس کی بے عزتی کر رہی تھی، پھر ضامن پہ ڈالی تھی جب اس کے آنسوں سے بھرے نین دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو سنبھال لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی یا بیکار کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی بہت کیوٹ ہے، ماما ثابت ہوں گی۔ وہ ایام کے ساتھ بیٹھتا ہوا اس کے گرد ایک بازو رکھ کے اسے ساتھ لگاتا ہوا بولا تھا۔ میں کیا فکر کروں گی، جا رہی ہوں۔ آپ کو تو مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا، کتنی دیر سے آپ کی طرفداری کر رہی تھی، وہ خفگی سے کہتی روم سے باہر چلی گئی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ سامیہ کے جانے کے بعد وہ ایام کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کھا لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے بے رخی سے بولی تھی۔
या तुम घर जाकर मुझे बेइज्जत कर लेना, कम से कम यहाँ तो मेरी इज़्ज़त रख लो। कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मनाने की, जाओ भई यहाँ से, मेरे सर में दर्द न करो। नसरीन दरवाज़े पे जमा बदतमीज़ी से बोली थी। हयाम, हदूद में रहो, तुम बार बार मुझे अपने पास से जाने का नहीं कह सकती। अगर अब तुमने एक दफ़ा भी कहा तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम ही होगी। उसकी बात और रवैये की वजह से ज़मीन को काफ़ी बुरा लगा था। क्या अंजाम होगा अब? भी कुछ करना रहता है क्या? ऐसे ही कहूँगी मैं, नहीं बर्दाश्त है। छोड़ो मुझे मुझे हयाम अपने मुँह पे ज़ामिन का हाथ हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ज़ामिन ने एक हाथ उसके कमर पे रख के दूसरा हाथ उसके मुँह पे रखा था कि वो पूरी तरह इसके काबू में आ गई थी। तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लग गई है, मुझे ज़बरदस्ती ये बदतमीज़ी करने पे मजबूर ना किया करो। वह उसका मुँह ज़ोर से दबोच चुका था कि हयाम की ज़ुबान भी रुकी गई थी। अपनी आँखें इसकी आँखों में डालते हुए वह लफ्ज़ चबा चबा के बोला था, शट अप, दर्द हो रहा है मुझे। व्हाटएवर, उसका मुँह छोड़ता उसने गुस्से से कहा था। कल बुरहान आएगा तुमसे मिलने, उसके सामने अपना रवैया सेट रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नॉनसेंस। लंबे टक पर था, एक आखिरी जुमला कह के वो रूम से निकल गया था, जबकि हयाम पहले तो उसके रद्द-ए-अमल पे शौक थी, फिर बुरहान के नाम पे चौंक गई थी। हयाम इसको शायद कमज़ोर समझती थी, लेकिन वह खुद ये नहीं जान पा रही थी कि वह खुद ज़ामिल की कमज़ोरी है। वह हयाम के साथ सख्त रवैया बिल्कुल नहीं अपनाना चाहता था, लेकिन हयाम के जुमले उसे तकलीफ़ पे तकलीफ़ दे रहे थे, और जब उससे उसके जुमले बर्दाश्त न हुए तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सख्त हो गया था। उसके लहजे ने ज़रूर हयाम को तकलीफ़ पहुँचाई होगी, लेकिन हयाम ने भी कोई उसको नाराज़ करने में कसर ना छोड़ी थी। और तो तुम्हें मालूम भी है मारिया ने क्या हाल बना लिया है। इस दिन के लिए ब्याह के लेकर गई थी तुम मेरी बेटी को अपने घर, ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अनिला बेगम ने सारी सूरत-ए-हाल का मुआयना करके अर्ज़ बेगम को काल मिलाई थी। मारिया के मना करने के बावजूद इन्हें सब मालूम करना था। भाभी, अगर आप अपनी बेटी की हसरत देख लेती, ये वक्त भी उसे सुधार लेती, तो आज ये दिन हमें भी न देखना पड़ता। अर्ज़ बेगम को बुरहान ने अलिफ से ये तक सब बता दिया था। उन्हें सुनकर खासा दुख और अफसोस हुआ था। इनका दिल भी नहीं कर रहा था कि अनिला बेगम से बात भी करे, लेकिन उनकी भाभी थी तो ज़बरदस्ती उनको सुन रही थी। क्या कह रही हो ये तुम? मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी को सिर्फ चाहा है, यही तो गलती की है। उसका अंजाम इस तरह करना था तो तुम लोगों ने, मैं कभी भी उसकी शादी बुरहान से ना करवाती। भाभी, आपकी बेटी ने चाहा तो है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हर नाजायज़ काम किया है। आपने हमेशा उसका हर गलत काम पे साथ दिया है, लेकिन अब भी वक्त है इसे ठीक कर लें। शुक्र करें कि हमने ये पुलिस केस नहीं बनाया, वरना जिसके साथ मारिया मिली हुई थी, हमारे अंजाम बहुत मौत होता। अर्ज़ बेगम बुरहान को सीढ़ी से उतरता देखकर बोली थी। जो उनके पास ही आ रहा था, बुरहान को आता देखकर उन्होंने झट से गाल बंद की थी, क्योंकि बुरहान ने उन्हें सख्ती से उनसे बात करने को मना किया था। मम्मा, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्या जाऊँ? वो उनके पास सोफे पे बैठता हुआ बोला था। तुम मुझे बता रहे हो या पूछ रहे हो? मम्मा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं हयाम और ज़ामिन से मिलने जा रहा हूँ इस्लामाबाद। उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगी। एक दफ़ा मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, दिल हल्का करना चाहता हूँ। वो उनकी गोद में सर रख के लेट चुका था। लेकिन किस तरह जाओगे कि तुम्हें मिलने देगा ज़ामिन? जी मम्मा, मैंने इजाज़त ले ली है, बस आपकी इजाज़त चाहिए। तुम जैसा करना चाहती हो वैसा करो, मुझे कोई मसला नहीं है बुरहान, खुश रहा करो बस। वो उसके सर के बाल ठीक करती बोली थी। मामा, अब खुश कैसे रहूँ? कोई खुश रहने कब देता है? मुझे लगता है मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। सुबह जाओ, शाम आओ और फिर कमरे में बंद रहो। क्या करूँ मैं? आयाम की बददुआ लग गई है मुझे। इसने बहुत कुछ कहा होगा मुझे। वो लेटे से उठ बैठा था। तुम वापस आ जाओ, फिर देखना तुम्हारी एक प्यारी सी लड़की से शादी करवाऊँगी। जल्दी से तुम सेट हो जाओगे, दुखी ना हुआ करो। मेरा ईमान भरोसा उठ गया है मोम लड़कियों पे से। मैं नहीं करूँगा आप शादी। एक दफ़ा पहले भी आपकी मर्ज़ी से शादी कर चुका हूँ, मगर गर्दन मिला था। वह संजीदगी से बोला था। अच्छा, तुम खुद को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना गर्म करवाती हूँ, तुम डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। वो उठती हुई बोली थी, जबकि बुरहान भी सोफे से उठ गया था। शर्ट के बटन ठीक करता वो उनके पीछे गया था। मैंने अब तक तुम्हारा बेडरूम नहीं देखा है दारम, कब लेकर जाओगे मुझे घर? हॉस्पिटल का गार्डन में घास पे बैठी हुई धर्म से बोली थी, जो कहने के पल हाथ में मज़े से लेटा हुआ था।
कल चलेंगे तो तब देख लेना। वो मोबाइल सीने पे रख कर उसकी बेजारियत को देखता बोला था। तुम थक गई हो ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलें घर। उसकी मुरझाई हुई शक्ल देखकर उठ बैठा था और उसका हाथ थाम कर बोला था, नहीं, थक तो मैं गई हूँ, लेकिन घर तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। अभी नहीं जाऊँगी, वो मुस्कुरा कर बोली थी। तो अब भी मैं ही लेकर जाऊँगा, कैब से थोड़ी भेज रहा हूँ। तो फिर तुम वापस भी तो आ जाओगे ना। फिर अकेले वहाँ क्या करूँगी, मुझे तो अकेले तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आती। वो मुँह बनाकर बोली थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वह ज़रा देर के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। उफ, तो वापस भी तो आना होगा ना, मुझे रूम में अकेली है। इसे ज़रूरत हो सकती है किसी भी चीज़ की, ज़मीन भी भाभी के कमरे में है। आज रात की ही बात है, फिर कल से तो साथ ही हो गए। आखिर में वो शरारत से बोला था। तुम तो चुप ही रहो, चलो अंदर चले, यहाँ तो ठंडा है। उसकी बात में दोबारा मुस्कुराई थी, जबकि खुले आसमान के नीचे बैठे हुए उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। उसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती उसको उठाते हुए अंदर ले गई थी। सुबह सवेरे ज़मीन उसके लिए नाश्ता घर से बनवा के लाया था। वो कल से नाराज़ हो गया था। रात भर भी उसने सोफे से लगे बस उसको देखते हुए गुजारी थी। लेकिन आज फिर सुबह वो खुद को एक बार फिर तैयार करके अपनी अना को बुलाकर उसके लिए बाकायदा नाश्ता ट्रे में सजाकर उसके सामने बैठा था। वजह अभी सो रही थी, जिसकी वजह से इसने टिफ़िन इसके रूम में ही रख दिया था। अब तब भी ठीक है तुम्हारी, बनी वाला बना के उसके मुंह की तरफ लेकर जाकर नरम लहजे में बोला था। मैं खुद खा लूँगी ज़ामिन, आप तकल्लुफ़ ना करें। बनी वाला उसके हाथ से लेती उसकी बात को नज़रअंदाज कर चुकी थी। लेकिन मेरा दिल कर रहा है ना तुम्हें खुद को खिलाने का, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो दूसरा बाइट बनाता हुआ बोला था। हाँ, जब जब मैं आपको रोकूंगी तब तक आप मुझे तकलीफ देंगे, कभी हाथ उठाकर, कभी मेरा मुंह दबाकर, तो कभी कुछ और। वो तंज करने से पास न आई थी। हयाम, उसने एकदम हयाम को आंखें दिखाई थी। क्या क्या बोलती रहती हो तुम, तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आता कि मैं कितना हर्ट होता हूँ। क्या तुम एक दो गलतियाँ मेरी माफ़ नहीं कर सकती। खुद को पुरसकून करने की कोशिश में आराम से बोला था। मैंने तो सच ही कहा है, कोई सच से भी हर्ट होता है क्या। इसके चेहरे पे एक जख्मी मुस्कुराहट आई थी। ओह, मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि तुम्हें मेरा एहसास कब है। मतलब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मान ही नहीं रखता। चलो देखते हैं कब तक तुम मुझे तंज करोगी या कब तक मुझे इग्नोर करोगी। लेकिन एक बात याद रखना, मनाने वाला कहीं रूठ ना जाए। देर ना हो तुमसे। वो नाश्ते की ट्रे उसके सामने रख के उठ गया था। टेक केयर। उसका गाल थपथपा के वो कमरे से निकल गया था। दर्द हो रहा है ना तुम्हें, ऐसा दर्द मुझे भी होता था। ट्रे को साइड टेबल पर रख दिए उसने रुके हुए आंसू को बहाल किया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे हयाम, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मामा से एक बार मिलो, उनको भी माफ़ कर दो। वो इस वक्त बुरहान हयाम के सामने बैठा हुआ था। वो शाम में इस्लामाबाद आ पहुँचा था और डायरेक्ट हॉस्पिटल आया था। सामने इसकी यहाँ तक पहुँचने में खासी मदद की थी। पिछले आधे घंटे से वो हयाम के सामने बैठा न जाने कैसी कैसी सफाइयाँ दे रहा था। मुझे न तुमसे और ना ही तुम्हारी मॉम यानी पप्पा से कोई शिकायत नहीं। तुम लोगों ने जो किया वो इंस्टेंट रिएक्शन था। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो ये ही करती। मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। उसने भरपूर संजीदगी के साथ आराम आराम से तमाम जुमले अदा किए थे। फरहान के साथ साथ सामिन और सामिया भी हैरान हुए थे, जो सोफे पे बैठे थे। तुम्हारी तो समझदार वाली बातें कैसे कर रही है। सामिन मुस्कुराहट जब्त करके सामिया से बोला था, जो यहाँ कोई देख रही थी। उसे फरहान को देखकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन दारुम ने जब उसे सब बताया कि किस तरह उसने हमारी हेल्प की है, तो वो चुप हो गई थी कि वो वाकई शर्मिंदा है। आप तो चुप हो जाए सामिन भाई, सामिया ने उसे गोरी से नवाजा था। तो फिर हम दोस्त ना सही, लेकिन कजन्स तो है ना। बड़ा हिम्मत करके बोला था, क्योंकि हम काफ़ी संजीदा शक्ल बनाए ज़मीन को ही घूर रही थी। मैं ऑलरेडी तुम्हारी कज़न ही हूँ। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा भी न सकी थी। मैं वाकई माफ़ी मांग रहा हूँ हयाम, तुम खुले दिल से मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उसका रवैया का अंदाज, उसको भरपूर नज़रअंदाज करना इस बात की गवाही दे रहा था कि वो दिल से माफ़ नहीं कर पाई है। और क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। वो अपना सिर उठाकर तेज़ आवाज़ में बोली थी। उसका नर्म लहजा कड़वा हुआ था। नहीं। बुरहान उसके इस रिएक्शन पे एकदम खुशी से खड़ा हो गया था और नज़र उसके सामने पे गई थी। बुरहान, इजी, हयाम ने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था और हम लाहौर ज़रूर मिलने ज़रूर आएंगे। तुम आ जाओ। हयाम की अभी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। उसके लहजे के लिए सॉरी। उसके कंधे पे हाथ रखता उसे अपने साथ लगाए रूम से बाहर आया था।
وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، 1 2 دن میں صحیح ہو جائے گی تو اچھے سے بات کرے گی۔ وہ کوریڈور سے چلتا ہوا اسے دوسرے روم میں لے آیا تھا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ زمین، یو آر اے گڈ گائے، نائس آف یو۔ اس کے ہم قدم چلتا اس کے ساتھ ہی دوسرے روم میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے جیسے ہی نظر اٹھی تھی اس کے قدم جم گئے تھے۔ یار وجیہہ، تمہیں منع کیا ہے نا موبائل یوز کرنے کو، اور تم اس میں نہیں لگی ہوئی ہو۔ زمین اس کو ڈپٹتا ہوا اس سے موبائل اس کا لے چکا تھا، جبکہ وجیہہ اس کے ساتھ آئے بندے کو دیکھ کر نظریں بدل لی تھی۔ وہ دارم نہیں تھا تو بور ہو رہی تھی، اس لیے صرف مناسب سا بہانہ بناتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ میرا دوست ہے، اور برہان یہ میری بہن ہے۔ وہ برہان اور وجیہہ کا آپس میں تعارف کرانے لگا تھا۔ گیٹ ویل سون مس۔ برہان نے ریڈ کلر کے روز اور چاکلیٹس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، جو باتیں میں حیام اور اس کی بہن کے لیے لایا تھا۔ حیام کو پہلے ہی دے چکا تھا اور اب اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس کی بہن وجیہہ ہوگی۔ آج کوئی تیسری ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس تیسری بار میں پہلی والی وجیہہ کو اور اب والی وجیہہ میں ڈفرینس کر سکتا تھا۔ ڈلتا چہرہ، اداس آنکھیں، روکھے بال، وہ اسے اداسی لگی تھی۔ زمین نے اسے پہلے یہ کہا کیا تھا کہ اس نے کس طرح سیو کیا تھا، وہ کس کنڈیشن میں ہے، اسے اس کے لیے دل سے دکھ تھا۔ تھینکس۔ وہ تازہ گلابوں کو تھامتے مسکرا بھی نہ سکی تھی، اسے اپنی آنکھوں پہ حیرت ہو رہی تھی کیوں قسمت بار بار اسے اس کے سامنے لاتی ہے۔ بلیک جینس پہ وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ سرخ گلابوں جیسی نئی جیکٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کی گوری شفاف رنگت پہ مزید اٹھ رہی تھی۔ اس کا جاذب نقش کسی کو بھی ایک پل میں اس کا دیوانہ بنا سکتے تھے، جبکہ اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسا ظاہر تھا کہ وجیہہ بار بار دیکھنے پہ مجبور ہوتی تھی۔ پہلی ملاقات سے اب تک وہ اس کے خاص پرفیوم کی خوشبو نہ بھولی تھی، اور اب بھی خوشبو کے باعث وہ خود کو فریش محسوس کرنے لگی تھی۔ میں آتا ہوں، ویٹ۔ زمین کا فون اچانک بجنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ برہان کو ایکسکیوز کرتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کیوں ہر بار کسی نہ کسی کو بچاتی رہتی ہو، خدمت خلق کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں میرا؟ وہ اپنے بال کندھے پہ ڈالتی بلو ٹی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں مس وجیہہ، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وجیہہ کو اس کی بات سن کر نظریں جھک گئی تھیں۔ اب اس کی نظروں کی سفید نرم ہاتھ پہ تھیں، اس کے ہاتھ کی رسٹ میں واچ تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ کی رسٹ میں ایک بلیک کلر کا بینڈ تھا۔ نہیں، آپ سچ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ میرا فرض تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی جہاں اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ بھی اس حالت میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اپنی زندگی پیاری نہیں ہے تمہیں؟ اس کے چہرے پر غور دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اب وہ مزید کچھ بولے گا اور وہ رونا شروع کر دے گی۔ نہیں، اس نے پلکیں چپکاتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی۔ نہیں، برہان نے اس کا ادا کیا لفظ دہرایا تھا، جیسے تسلی کرنا چاہ رہا ہو۔ پیاری نہیں ہے مجھے اپنی زندگی، بالکل بھی پیاری نہیں ہے۔ وہ آنکھ سے نکالتا ہوا ایک آنسو کا قطرہ انگلی کی مدد سے صاف کرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔